Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So last two classes में हम लोगों ने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीट किया था. आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे यूनिट 3 के. नाउ लास्ट के जो दो यूनिट्स थे ना, उनके क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए थे. वो सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए थे. और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने कुछ दूसरे पेपर्स से लिए हैं और कुछ हैं जो मैंने खुद बनाए हैं. ठीक है. सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट. यहाँ से जो भी टॉपिक्स आपको पता चल रहे हैं, please make sure that you read those topics. Okay. Now I am your educator Bhairavi Bharadwaj. Class आज थोड़ा सा डिले हो गया है because I am not feeling well. I have very severe pain in my back. So उस वजह से क्लास थोड़ा सा लेट हो गया है. और कल का भी आपका यूनिट 5 रहेगा और उसके बाद लास्ट के डे पे हम लोग यूनिट 4 एंड यूनिट 6 का मैराथन करेंगे जिसमें प्रॉपर जीके होगा. तो वो हम लोग एक बार में पूरा कर लेंगे. कल का क्लास आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यूनिट 5 बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है. वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे और थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस उसमें से आते हैं. बाकी पूरा जो आपका सिलेबस है, जो यूनिट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सो माय नेम इज़ भैरवी भारद्वाज. आई टीच सोशियोलॉजी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. जिन लोगों ने ये टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना क्योंकि जो PDF है वो यहीं पर आपको मिलेगा. ठीक है. यूनिट 1, 2, 3 का कंपाइल्ड PDF मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी. देखो तुरंत मैं PDF इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में मुझसे भी कोई मिस्टेक हो जाती है. तो वो मिस्टेक मैं कैसे सही करूँगी? अगर मैं आपको पहले से ही PDF अपलोड करके दे दूंगी तो बाकी सारे स्टूडेंट्स वही मिस्टेक पढ़ के जाएंगे एग्जाम में. ओके. सो इट इज़ बेटर कि मैं उसको पहले करेक्ट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको PDF दूँ. तो इतना कोई PDF के लिए परेशान मत हो. मोबाइल में ही मोस्टली सब लोग क्लास देखते हो. अगर लैपटॉप में भी देखते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर पेन उठा के जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लो. इट टेक्स लाइक 5 मिनट्स. ओके. बट PDF मिलेगा आपको रिविजन के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा. ओके. सो प्लीज़ टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करना क्योंकि सारे अपडेट्स और डिस्कशन जो भी है वो यहीं पे होता है. ओके. तो स्टार्ट करते हैं क्लास. यू गाइस नो द रूल्स. लास्ट में आपको मुझे बताना है कि आपके आउट ऑफ 40 कितने मार्क्स आए. आज हम लोग 40 क्वेश्चन इसलिए करेंगे क्योंकि सोशलाइजेशन, कल्चर, ये सारे टॉपिक्स हैं जो एनीवेज रिपीट हो रहे हैं बार बार. राइट. नाउ सो दिस इज़ योर यूनिट 3 सिलेबस. अब यहाँ पर देखो, इंपॉर्टेंट यूनिट जैसे मैं हर क्लास में आपको बता रही हूँ कि क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अब यहाँ पर देखो, ये वाला जो यूनिट है ना, ये कॉपी पेस्टेड है, पहले भी आया हुआ है. तो ये यूनिट 2 पूरा यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल्चर से, सोशलाइजेशन से, सोशल कंट्रोल से, इन सबसे आप क्वेश्चन देखोगे ही देखोगे. ठीक है, क्योंकि डबल डबल मेंशन है सिलेबस में. ओके. सो एक तो ये इंपॉर्टेंट है. दूसरा ये वाला भी इंपॉर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, फीचर बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड क्वेश्चन मैंने बहुत देखे हैं यहाँ से. इसके अलावा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट बहुत कम क्वेश्चन आए हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से. इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सब के बहुत क्वेश्चन आते हैं. अब देखो, एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके. सो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके ही एग्जाम में जाना. अभी भी टाइम है, 2-3 दिन का जो भी समय है उसमें जितना ज़्यादा अपने टॉपिक्स इसमें से कवर कर सकते हो कर लो. ओके. So here is question number 1. Which of the following are the main characteristics of rural society? इसमें से कौन सा है जो रूरल सोसाइटी का फीचर होगा? कोड्स देखो एंड आंसर दो. इस तरह के जो फीचर बेस्ड क्वेश्चंस है वो मैंने खुद बनाए हैं. ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं. ओके. सो टेल मी द आंसर. द करेक्ट आंसर इज ए. जो लोग ए आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड. देखो, रूरल सोसाइटी में नेचर के साथ क्लोजनेस होती है, होमोजेनिटी होती है पॉपुलेशन में, यानी एक तरह का ऑक्यूपेशन होगा या सब लोग एक जैसे स्कूल में जाते होंगे, है ना. ना इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, प्राइमरी लाइवलीहुड होती है, तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यहाँ पर रूरल सोसाइटी में ऑलवेज रिमेंबर एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. सोशल सॉलिडारिटी होती है, तो ये सही है. सोशल सॉलिडारिटी मतलब कि सब लोग एक साथ रहते हैं, वी फीलिंग होती है. मैंने पूरा एमाइल दरखाइम का सोशल सॉलिडारिटी पढ़ा रखा है गाइस, तो प्लीज़ वो वीडियो देखना. ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है CUET PG के लिए ही. ओके. तो ज़रूर देखना. ना नेक्स्ट इज कंजर्वेटिवनेस. कंजर्वेटिवनेस का मतलब क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को जल्दी चेंज नहीं करोगे. ठीक है, जैसे आप चले आ रहे हो ट्रेडिशनली, आप वैसे ही चलोगे. सो कंजर्वेटिवनेस भी रूरल सोसाइटी में होती है. ना नेक्स्ट है हाई इंडिविजुअलिज्म ओवर कम्युनिटी बॉन्ड्स. तो ये गलत है. कम्युनिटी बॉन्ड्स रूरल सोसाइटी में ज़्यादा होते हैं, ना कि हाई इंडिविजुअलिज्म होता है. ठीक है. सो ये भी अर्बन सोसाइटी का फीचर है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. जिन्होंने ए आंसर दिया है, वेरी गुड. प्लीज़ मेक श्योर कि आप रूरल सोसाइटी के सारे फीचर्स याद करके एग्जाम में जाएं. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following is not a characteristic feature of tribal society? Definite common topography, endogamy, highly stratified caste system या फिर kinship as the basis of social organization. What will be the correct answer? Tribal society के features बताओ.
अच्छा, कल की क्लास में आंसर जो था वो एंडोगेमी था और गलती से मैंने एक्सोगेमी बोल दिया था, सो आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, कभी भी किसी भी मॉक टेस्ट का वीडियो देखा करो ना, तो उसका पिंड कमेंट ज़रूर चेक किया करो, क्योंकि जो भी करेक्शन होता है ना बाद में, वो मैं पिंड कमेंट में ही करती हूँ। वैसे तो मैं टेलीग्राम पे भी बता देती हूँ, बट पिंड कमेंट चेक कर लोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? क्योंकि देखो, आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बींग, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, राइट? वॉट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी। जो लोग सी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। ट्राइबल सोसाइटी में कोई कास्ट सिस्टम नहीं होता है, ठीक है? कॉमन डायलेक्ट होता है, ब्लड रिलेशनशिप होते हैं, बट कास्ट सिस्टम नहीं होता है, ओके? नाउ, क्वेश्चन नंबर 3। साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज इज एक्सप्लेन्ड बाय ऑसवर्ड स्पेंगलर, एर्नोल्ड टॉइनबी, पिट्रिम सोरोकिन, या फिर ऑल ऑफ दीज? साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ गाइज, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगर पॉसिबल हुआ और मेरे पास टाइम रहा और एनर्जी रही, तो मैं एक मैराथन बना दूंगी। लास्ट दिन हम लोग उसको करेंगे, जिसमें मैं सारे जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम लोग बहुत ही शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो देखो, आई कांट प्रॉमिस दिस, बट आई विल ट्राई कि अगर हो सकता है ऐसा तो मैं ऐसा करूँ, ठीक है? तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी। प्लीज रिमेंबर, ये सारे ही हैं जो साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज में आते हैं, ठीक है ना? होमवर्क ये है कि आफ्टर दिस सेशन साइक्लिकल थ्योरी पढ़ लेना, ओके? नाउ, question number 4. Dash is used to achieve certain subjective goals. Adapting means that are effective in attaining ends. Value rational action, effective action, Zweig rational action, या फिर traditional action. Goals adapting means की बात हो रही है. What will be the correct answer? Easy question. The correct answer is C, right? Zweig rational action, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? Instrumental action. Instrumental rational action, right? Given by वेबर। नाउ गाइस, वेबर, दरखाइम, देन कार्ल मार्क्स, इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, दैट्स इट। अभी तक इन थिंकर्स से बहुत ज़्यादा टफ या बहुत ज़्यादा वैसा क्वेश्चन जैसा नेट में आता है वैसे क्वेश्चन CUET PG में नहीं आए हैं। सो जो मैं कहती हूँ 5 थिंकर्स आपको करने हैं, वो हैं ये 3 थिंकर्स, और इनके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कोंत, ये सब आपको बिल्कुल अच्छे से करने हैं एग्जाम के लिए, ठीक है? Now, question number 5. Which of the following characteristics define an urban society? Now, urban society के features देखो यहाँ पे क्या होंगे? Heterogeneity, domination of secondary relation, agriculture governs their livelihood, closeness with nature, status is achieved then ascribed. Look at the codes and then answer. I hope सब लोग chat में answer दे रहे हैं. What will be the correct answer? द करेक्ट आंसर इज सी गाइज, 1, 2 एंड 5। देखो, हेट्रोजेनिटी होता है यानी अर्बन सोसाइटी में सब लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, सबका ऑक्यूपेशन अलग है, राइट? सबके लाइफस्टाइल अलग है ना। डोमिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिलेशन, यहाँ पर सेकेंडरी रिलेशन ज़्यादा होते हैं, है ना। सेकेंडरी रिलेशंस आई होप यू नो, जैसे स्कूल के रिलेशंस हो गए, आपके वर्क के रिलेशंस हो गए, है ना, ये सारे सेकेंडरी होते हैं। फैमिली बेस्ड आपके सारे प्राइमरी रिलेशंस होते हैं ना। एग्रीकल्चर गवर्न करता है लाइवलीहुड, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। एग्रीकल्चर गवर्न नहीं करता है लाइवलीहुड, यहाँ पे क्या होगा? इंडस्ट्री गवर्न करता है, राइट ना। क्लोजनेस विद नेचर, तो ये भी नहीं होगा। अर्बन सोसाइटी में क्लोजनेस विद नेचर नहीं पॉसिबल है, ये चीज़ हम लोगों ने अभी देखी थी रूरल सोसाइटी वाले क्वेश्चन में, राइट। स्टेटस इज अचीव्ड देन अस्क्राइब्ड, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो स्टेटस होता है वो अचीव्ड होता है, यानी आपने जो अचीव कर लिया उस पर ज़्यादा फोकस होगा, रैदर आप कौन से स्टेटस के साथ आपका जन्म हुआ है, आप बॉर्न हुए हो। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ, question number 6. Giddens argue that globalization promotes among people. गिडिंस के अकॉर्डिंग, एंथनी गिडिंस के अकॉर्डिंग, ग्लोबलाइजेशन क्या प्रमोट करता है? ग्रुप आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस, एलीट ग्रुप कॉन्शियसनेस, सेल्फ आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस, या फिर पुअर ग्रुप कॉन्शियसनेस? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी। जो लोग सी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। देखो, सेल्फ आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि क्योंकि
जो लोग होते हैं ना वो डाइवर्स कल्चर की तरफ एक्सपोज्ड होते हैं, यानी उनको अलग अलग तरह की चीज़ें कल्चर की पता चल रही होती हैं, इसीलिए उन्हें अपनी आइडेंटिटी को बार बार हमेशा रीडिफाइन करना पड़ता है, राइट। सो सेल्फ आइडेंटिटी जो है हमारा वो कॉन्शियसनेस वाला पॉइंट आता है जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है, ठीक है, प्लीज रिमेंबर। Now, question number 7. Which of the following statement about industrial society is incorrect? इसमें से कौन सा है जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में गलत है? प्लीज ध्यान से ये सब पढ़ना, एग्जाम में करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। देखो, फैमिली इज प्राइमरली अ फाउंडेशन ऑफ कंपेनियनशिप विद men and women holding equal rights. Occupational roles are highly specialized with extreme division of labor. Status in industrial society is ascribed rather than achieved, and relationships in industrial society are largely personal and intimate. इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में इनकरेक्ट क्या है ये आपको बताना है। सब लोग इसका आंसर चैट में दो, हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो। द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया वेरी गुड। देखो यहाँ पर गलती कैसे हो जाती है, हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स इनकरेक्ट ना पढ़ के इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट देख लें, राइट, और उस हिसाब से कोड लगा दें, सो वहाँ पे गलत हो जाएगा। देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि फैमिली इज प्राइमरली अ फाउंडेशन ऑफ कंपेनियनशिप, जिसमें मेन और वुमेन के इक्वल राइट्स होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वल राइट्स की बात करते हैं, राइट। ऑक्यूपेशनल रोल्स जो होते हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं, डिविजन ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, राइट। अब जैसे मैं हूँ, मैं सोशियोलॉजी पढ़ा रही हूँ, बट क्या मैं कल को मैथ्स पढ़ा सकती हूँ? नहीं पढ़ा सकती हूँ, राइट। सो हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब्स हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड वर्क है, ठीक है ना। स्टेटस इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज अस्क्राइब्ड रैदर देन अचीव्ड, तो ये पॉइंट जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में अचीव्ड स्टेटस होगा, ना कि अस्क्राइब्ड, राइट ना। रिलेशनशिप इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी आर पर्सनल एंड इंटीमेट, तो नहीं। देखो, इंडस्ट्रियल सोसाइटी और अर्बन सोसाइटी के जो फीचर्स हैं ना वो काफ़ी सेम है, तो ये चीज़ याद रखना। अगर अर्बन सोसाइटी का लॉजिक लेके भी सोचोगे तो भी सही करोगे, ठीक है। सो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3 and 4। Now, question number 8. Dash ideas are the form of social change through ideational factors, economy, technology, secular या फिर industry. What will be the correct answer? Ideational factors क्या होंगे? आइडिया, राइट। सो आइडिएशनल फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर्स जो सोशल चेंज लाते हैं थ्रू आइडियाज, राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, क्योंकि बाकी सारी ऑप्शंस जो हैं वो मटेरियल की बात कर रहे हैं, राइट। दे आर टॉकिंग अबाउट मटेरियल चेंज, नॉट आइडियोलॉजिकल चेंज और आइडिएशनल चेंज, ठीक है। सो यहाँ पर जो सेक्युलर आइडियाज हैं वो होंगे सोशल चेंज बाय आइडिएशनल फैक्टर्स, ओके, प्लीज रिमेंबर। थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस में लॉजिक लगाने की कोशिश करना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, एंड कीवर्ड बेस्ड आंसर देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पर मेन कीवर्ड क्या था? मेन कीवर्ड था आइडिएशनल फैक्टर्स, एंड आइडिएशनल मतलब आइडिया, तो सेक्युलर ही है जो यहाँ पर आइडिया है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशलाइजेशन इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा है जो सोशलाइजेशन के बारे में इनकरेक्ट है? सोशलाइजेशन हेल्प्स इंडिविजुअल डेवलप पर्सनैलिटी एंड यूटिलाइज देयर फुल मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटीज. It leads to extreme individuality, reducing uniformity in society. Socialization helps in transmission and internalization of culture. It contributes to maintaining stability in social order. Look at the codes and answer in the chat. इनकरेक्ट पूछा है गाइस, करेक्ट मत बताना, ओके। सो सोशलाइजेशन जो है वो पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है, राइट। तो ये तो नहीं होगा आंसर, तो अगर किसी में फर्स्ट है उसको एलिमिनेट कर दो, क्योंकि हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है ना। इट लीड्स टू एक्सट्रीम इंडिविजुअलिटी, तो ये तो गलत है। सोशलाइजेशन से हम और कलेक्टिव होते हैं, ना कि इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। तो यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, होगा, तो इसमें से कोई एक होगा, राइट, क्योंकि सेकेंड इज इनकरेक्ट। नाउ सोशलाइजेशन हेल्प्स इन ट्रांसमिशन एंड इंटरनलाइजेशन ऑफ कल्चर, सो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन सोशल ऑर्डर, ये स्टेटमेंट भी सही है, तो सिर्फ सेकेंड वाला है स्टेटमेंट जो गलत है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी सी, ओके। जिन्होंने सी आंसर दिया वेरी गुड। ना
क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी? इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में सही है? The economy shifts from goods production to service based industry. Manufacturing remains the dominant sector in employment. Technology, information, and service are prioritized over tangible goods. There is no distinction between manufacturing and service sector workers. What will be the correct answer? करेक्ट पूछा है गाइस, इनकरेक्ट नहीं पूछा है. सब लोग आंसर दो इसका. द करेक्ट आंसर इज ए. वाई ए? जिन्होंने ए आंसर दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड. देखो, इकोनॉमी शिफ्ट्स फ्रॉम गुड्स प्रोडक्शन टू सर्विस प्रोडक्शन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. इंफॉर्मेशन सोसाइटी में सारा फोकस जो होता है वो सर्विस पे होता है. मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डोमिनेंट सेक्टर होता है, तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. अब देखो, यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 था, तो ये गलत है. राइट? क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में डोमिनेंट होता है. ओके ना. टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड सर्विस आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर टैंजिबल गुड्स. सो 3 इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन ही इंपॉर्टेंट होती है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में. राइट? देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर वर्कर. गलत हो जाएगा. मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में डिफरेंस होता है. ठीक है? सो द करेक्ट आंसर विल बी 1 and 3. ओके. Now, question number 11. Identify the correct statement about social change. इसमें से आपको बताना है कि social change के बारे में क्या चीज़ है जो सही है, correct. Social change has no effect on social structure, organization, or functioning. Social change does not influence people's life patterns. Technological and cultural changes are completely separate from social change. Social change is reflected through social attitudes, values, and ways of life. What will be the correct answer? The correct answer is D. सोशल चेंज जो है वो सोशल एटीट्यूड, वैल्यू, वे ऑफ लिविंग, इन सब से रिफ्लेक्ट होता है. राइट? अब यहाँ पर देखो लिखा है नो चेंज, तो ये गलत हो जाएगा. सोशल चेंज का हमारे सोशल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग सब पे इफेक्ट होता है. राइट? सोशल चेंज डज नॉट इन्फ्लुएंस पीपल्स लाइफ पैटर्न, ये भी गलत है. अब कोविड के पहले का लाइफस्टाइल और कोविड के बाद का लाइफस्टाइल कितना ज़्यादा डिफरेंट है. राइट? देखो, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल चेंजेस आर कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम सोशल चेंज, तो ये भी गलत हो जाएगा. ठीक है? सो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे है वो डी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सम इम्पॉर्टेंट बुक्स, एंड आपको इसको मैच करना है. तो सब लोग इसका आंसर दो. ये सारी बुक्स आई हुई हैं एग्जाम में, दैट इज वाई दे आर इम्पॉर्टेंट. क्या होगा इसका आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए. देखो, अडोर्नो की जो बुक है, फेमस बुक, वो है प्रिज्म. ओके, प्लीज रिमेंबर. नाउ गोल्डथ्रोप की बुक जो है वो है एफ्लुएंट वर्कर. तो अगर आपको एफ्लुएंट वर्कर ही पता थी तो भी आप टिक कर लेते. देखो, एक में ही है, और ये बुक हम लोग पढ़ते हैं, मैंने फाउंडेशन बैच में इसका मेंशन किया है. डैनियल बेल की बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट. और ये भी देखो एक में ही है 2, तो अगर ये करते तो भी आ जाता. राइट? एल्विन टॉफलर की जो फेमस बुक है दैट इज फ्यूचर शॉक, जिसको हम लोग मॉडर्नाइजेशन, रैशनलाइजेशन उसमें पढ़ते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. प्लीज गाइज ये सारी बुक्स नोट कर लो, ये सारी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है? अकॉर्डिंग टू टॉपिक मैंने बुक्स ऐड की हैं, कोई भी ऐसी बुक मैंने नहीं ऐड की है जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, सोशल चेंज इज कॉल्ड चेंज इन सोशल रिलेशन. हु सेड इट? किसने कहा था कि सोशल चेंज जो है वो हमारे सोशल रिलेशन में जो चेंज होता है उसको बोलते हैं? किंग्सले डेविस, A.W. ग्रीन, मैकाइवर एंड पेज, या फिर मॉरिस जिन्सबर्ग. ना इस तरह की अनकॉमन डेफिनेशंस हैं गाइस जो एग्जाम में आएंगी ज़रूर, और आती हैं, तो डरना नहीं है. देखो, मोस्ट ऑफ द डेफिनेशंस जो है ना वो मैकाइवर एंड पेज की हैं. ठीक है? कुछ ऐसी हैं जो एग्जाम्स में ऑलरेडी रिपीट हैं, जैसे मैंने आप लोगों को इग्नू की सीरीज़ में काफ़ी डेफिनेशंस पढ़ाई हैं, तो वो सारी आपको ध्यान रखनी है. एमाइल दरखाइम की कुछ फेमस डेफिनेशंस हैं, वेबर की कुछ डेफिनेशंस हैं. बाकी जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं उनके तो आप लोग कीवर्ड्स देख के ही डेफिनेशन टिक कर सकते हो. ठीक है? अच्छा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी. प्लीज़ रिमेंबर, ये जो डेफिनेशन है ये मैकाइवर एंड पेज की है. ओके. नाउ question number 14, which dimension of formal rationality was not discussed by Ritzer in McDonaldization of society? रिट्जर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोग मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन या रैशनलाइजेशन में पढ़ते हैं, दैट इज मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी. मैकडी का बर्गर सबने खाया होगा, राइट?
सो रिट्जर जो हैं वो 3 इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस की बात करते हैं अंडर हिज थ्योरी ऑफ मैकडोनलाइजेशन। सो इसमें से कौन सा है जो नहीं होगा उसका डायमेंशन? प्रिडिक्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, लिबरेशन या फिर कंट्रोल थ्रू नॉन ह्यूमन? द करेक्ट आंसर इज सी। जो लोग सी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। प्लीज़ इस थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। इस थ्योरी में ये बताते हैं कि कैसे जो सोसाइटी है वो फास्ट फूड रेस्टोरेंट कल्चर जो है उसको अडेप्ट कर रही है, राइट? एंड दिस थ्योरी केम इन 1993। Please remember. Now, question number 15. Which of the following is not a characteristic of formal social control? इसमें से कौन सा है जो formal social control का feature नहीं है? Now guys, social control में बहुत सारे types of social control हमें पढ़ने होते हैं. So I hope आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, formal, informal, direct, indirect, right? Now, options देखो. It has the sanction of the state. It relies on well-defined rules and regulations. It is enforced through institutions like police and courts. It operates primarily through informal norms and customs. What will be the correct answer? The correct answer is D. यहाँ पर informal की बात कर दी गई, ठीक है? Norms, custom and देखो informal लिखा भी है. So D is the correct option. Okay? Now, question number 16. असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन देखो. असर्शन दिया है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना फाउंड इन ऑल ह्यूमन सोसाइटी बिकॉज सोशल मोबिलिटी इज कंप्लीटली एब्सेंट इन क्लोज्ड स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम लाइक कास्ट. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? थोड़ा सा इसमें तुम लोगों को अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी. जिन्होंने भी सी आंसर दिया, गुड. देखो, ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है क्योंकि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, राइट? अलग अलग तरह से हमें अलग अलग सोसाइटीज़ में ये देखने को मिलेगा. बट रीजन में देखो क्या दिया है कि सोशल मोबिलिटी इज कम्प्लीटली एब्सेंट. सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. कम्प्लीटली एब्सेंट नहीं होती है, राइट? जैसे कि अगर तुम्हारा कास्ट है तो संस्कृताइजेशन में हम लोग पढ़ते हैं ना, पोजिशनल चेंज. स्ट्रक्चरल चेंज भले नहीं होगा बट पोजिशनल चेंज तो होगा. पोजिशनल चेंज से आपकी सोशल मोबिलिटी तो पॉसिबल है. सो इन दैट लॉजिक ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये फॉल्स है. ओके, प्लीज रिमेंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज पार्ट ऑफ गिडन्स डेफिनेशन ऑफ मॉडर्निटी? इसमें से कौन सा होगा जो गिडन्स के मॉडर्निटी डेफिनेशन में जो उन्होंने इंस्टीट्यूशन दिए हैं उसका पार्ट है? ही टॉक्स अबाउट 4 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन हिज डेफिनेशन ऑफ मॉडर्निटी. सो इसमें से कौन सा है जो है, बताओ. एवरीबडी आंसर इन द चैट. कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म, देन सर्विलेंस कैपेसिटीज. इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज डी. जिन्हें नहीं पता था प्लीज इसको याद कर लो. ही टॉक्स अबाउट कैपिटलिज्म, इन दिस ही टॉक्स अबाउट इंडस्ट्रियलिज्म, सर्वेलेंस कैपेसिटीज, और इसके अलावा एक और पॉइंट है जिसके बारे में ये बात करते हैं, दैट इज मिलिट्री पावर. ओके, सो ये 4 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके बारे में ये अपने मॉडर्निटी डेफिनेशन में बात करते हैं. ओके, प्लीज रिमेंबर, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज एसोसिएटेड विद व्हाट? इसमें से कौन सा होगा जिसमें इंडियन सोसाइटी का यू कैन से मॉडर्नाइजेशन एसोसिएटेड है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट. द करेक्ट आंसर इज डी. डी आंसर इज करेक्ट गाइस. तीनों ही टाइप ऑफ डेवलपमेंट जो है वो एसोसिएटेड है हमारे इंडियन सोसाइटी के मॉडर्नाइजेशन से. ओके, नाउ question number 19. Globalization and technological advance have enabled the creation of a global market in higher education. Agree, disagree, sometimes agree, disagree, none of the above. Question है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इसने हायर एजुकेशन के लिए ग्लोबल मार्केट का क्रिएशन किया है. What will be the correct answer? द करेक्ट आंसर इज ए. क्योंकि हम लोग ग्लोबलाइजेशन में पढ़ते हैं कि कैसे बॉर्डरलेस इकोनॉमी हो रही है, राइट? जैसे अभी मैं अपने घर पे बैठ के आपको पढ़ा रही हूँ, आप इंडिया के पता नहीं कौन से लोकेशन से मेरा क्लास देख रहे हो, राइट? सो करेक्ट आंसर जो होगा वो है एग्री, यानी बिल्कुल सही बात है ये. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20. कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं. नाउ दीज बुक्स आर इंपॉर्टेंट इन योर मॉडर्नाइजेशन टॉपिक जो कि हम लोग पढ़ते हैं. मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन सब में ही ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इसलिए मैंने ऐड की हैं. तो बताओ क्या होगा इसका आंसर.
मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, मिस्टेकन मॉडर्निटी, व्हेन अ ग्रेट ट्रेडिशन मॉडर्नाइजेस, या फिर द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी. तो मैच कर लेते हैं. देखो, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, वेरी फेमस बुक ऑफ योगेंद्र सिंह. देन मिस्टेकन मॉडर्निटी इज अ बुक बाय दीपांकर गुप्ता. नेक्स्ट इज व्हेन अ ग्रेट ट्रेडिशन मॉडर्नाइजेस, तो ये बुक है मिल्टन सिंगर की, प्लीज रिमेंबर. एंड पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी इज अ बुक बाय डैनियल लर्नर. ओके, नाउ डैनियल लर्नर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोग सोशोलॉजी में पढ़ते हैं. कोई मुझे एक स्टूडेंट चैट में बताना, ठीक है? सो मैं उसका कमेंट जो है वो पिन कर दूंगी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑब्स्टिकल टू इंडस्ट्रियलाइजेशन? इसमें से कौन सा है जो सबसे मेन रुकावट है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए? ठीक है, तो देखो, जहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया है उसकी आंसर की के अकॉर्डिंग भी मैं आपको आंसर बताऊंगी, और मेरा क्या लॉजिक है उसके हिसाब से भी मैं आपको आंसर बताऊंगी. पहले तुम लोग मुझे चैट में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा. नाउ मैनी स्टूडेंट्स विल थिंक कि क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है तो एग्रीकल्चर होगा, राइट? अब देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारा जो कल्चर है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, अगर वो चेंज नहीं होंगी, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, तो हम कभी इंडस्ट्रीज़ बनने नहीं देंगे. हम वही ट्रेडिशनल तरीका चलाते रहेंगे. सो कहीं ना कहीं सी ऑप्शन जो है दैट इज़ मोस्ट सूटेबल, क्योंकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन ये साथ में को एग्जिस्ट कर सकता है. जैसे अभी देखो, इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ चुका है, बट ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी से या हमारी लाइफ से एग्रीकल्चर रिमूव हो गया है. एग्रीकल्चर इज ऑल्सो देयर, बट एग्रीकल्चर थोड़ा इंडस्ट्रियलाइज हो गया है. बट अगर हमारे ट्रेडिशनल कल्चर और वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांग रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि हम अपने कल्चरल लेवल पे, अपने वैल्यूज़ के लेवल पे चेंज ही नहीं होंगे. यूर अंडरस्टैंडिंग? सो आंसर की में जो ऑप्शन था वो सी था. एंड मेरा इसके पीछे जो लॉजिक मुझे लगा वो यही है कि एग्रीकल्चर इसलिए नहीं होगा बिकॉज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज कैन को एग्जिस्ट. ओके, प्राइमरी सोर्स नहीं होगा भले वो, बट को एग्जिस्ट हो सकते हैं. ठीक है, सो आई थिंक द आंसर शुड बी सी. अब तुम लोग मुझे बताना कमेंट में कि क्या लगता है, अगर एग्रीकल्चर हो सकता है ऑब्स्टिकल तो क्यों, और फिर ट्रेडिशनल कल्चर एंड वैल्यू क्यों नहीं होगा. टेक्नोलॉजी से तो कोई मतलब नहीं है, ना लेजिस्लेशन से कोई मतलब है. ए और सी में ही थोड़ा सा डाउट था. ठीक है, तो प्लीज़ मुझे बताना. इवन इफ यू एग्री देन ऑल्सो यू कैन टेल मी इन दी कॉमेंट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22. According to Max Weber, which one of the following were the hindrance for the development of rational capitalism in India? Now Protestant ethic and spirit of capitalism जो इनका थ्योरी है उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कैपिटलिज्म आया कहाँ से. ठीक है ना, एक चीज़ याद रखना, मैक्स वेबर का कहना था कि कैपिटलिज्म आने का सिर्फ एक कॉज नहीं था. ही बिलीव्स ऑन दी मल्टी कॉजालिटी, यानी एक चीज़ के होने के कई फैक्टर्स हो सकते हैं, कई रीजंस हो सकते हैं. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये भी बताते हैं कि क्यों इंडिया में कैपिटलिज्म उस तरह से नहीं आया जिस तरह से वेस्टर्न सोसाइटीज़ में आया था. ठीक है, तो क्या रीज़न इन्होंने दिया था, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है. प्री डोमिनेंस ऑफ कॉलेज इंडस्ट्री नहीं होगा, इट इज़ कॉटेज इंडस्ट्री. ठीक है गाइज, सो इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा होना, एग्रीकल्चर का ज़्यादा होना, अर्बनाइजेशन का कम होना, या फिर हिंदुज़म के जो वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़, उनके ज़्यादा होने की वजह से इंडिया में कैपिटलिज्म नहीं आया. द करेक्ट आंसर इज डी. प्लीज़ रिमेंबर, इन्होंने हिंदुज़म को बताया था, क्योंकि इन्होंने कैपिटलिज्म का जो रीज़न है वो रिलीजन बेसिस पे दिया है. राइट, प्लीज़ रिमेंबर, इनकी जो थ्योरी है वो रिलीजन से रिलेट करके इन्होंने बताया है कि कैसे रिलीजन में ही ऐसी वैल्यूज़ थी जिसकी वजह से वेस्टर्न में हमें कैपिटलिज्म आता हुआ दिखता है. ओके ना, ऐसे ही ये बोलते हैं कि इंडिया में हिंदुज़म में ऐसी वैल्यूज़ नहीं है, दैट इज़ वाई यहाँ पे कैपिटलिज्म बहुत देर में आया है बट काफ़ी लेट. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. Now, question number 23. When a group of people develop on the basis of a common identity of culture, religion, language, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल जब एक कॉमन आइडेंटिटी या रिलीजन, लैंग्वेज, इन सब के बेसिस पे आते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? सोसाइटी, नेशन, कम्युनिटी या फिर कास्ट? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इजी क्वेश्चन है. द करेक्ट आंसर इज नेशन. नेशन का सीधा सीधा डेफिनेशन है ये. आई होप यू गाइस नो कि नेशन और स्टेट में डिफरेंस क्या होता है. फाउंडेशन बैच में तो मैंने ये चीज़ पढ़ाई भी थी. राइट, क्वेश्चन नंबर 24. बी आर अम्बेडकर अडॉप्टेड बुद्धिज्म इन क्वेस्ट फॉर व्हाट? बी आर अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को ऑप्ट किया था, क्यों किया था? सोशल चेंज की वजह से, सोशल इक्वालिटी की वजह से, सोशल एम्पावरमेंट की वजह से, या फिर सोशल इंक्लूजन की वजह से? नाउ अम्बेडकर काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर है तुम लोगों के लिए, बिकॉज यू गाइज हैव दिस टॉपिक जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ दलित. ठीक है,
सो मेक श्योर कि एटलीस्ट अम्बेडकर जी की जितनी भी बुक्स हैं वो प्रिपेयर कर लो, ठीक है। मैं शेयर कर दूंगी वैसे अभी टेलीग्राम पे, मुझे कोई स्टूडेंट टेलीग्राम पे याद दिला देना, तो आई विल शेयर बुक्स ऑफ बी आर अम्बेडकर। क्रोनोलॉजी में इनकी बुक्स आ सकती हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं, जैसे मैंने इग्नू में मुझे याद है पढ़ाया था ग्रेडेड इनइक्वालिटी, तो ग्रेडेड इनइक्वालिटी क्या होता है ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो बी आर अम्बेडकर ने बुद्धिज्म इसलिए लिया था बिकॉज ही बिलीव्ड ऑन सोशल इक्वालिटी, एंड इनका पूरा फाइट ही इक्वालिटी पे बेस्ड था, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, कुछ टर्म्स हैं और कुछ उनके एक्सप्लेनेशंस हैं एंड यू हैव टू मैच देम, ठीक है। तो हम लोग सबसे इजी से स्टार्ट करेंगे। पर देखो पहला है जहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड डिलीवरिंग पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल टास्क देन बेस्ड ऑन पोजीशन इन इकोनॉमिक सिस्टम। अब देखो इकोनॉमिक सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसमें से कौन सा है जो इकोनॉमिक सिस्टम है? एक ही है, इकोनॉमिक के बेसिस पे सोशल क्लास होती है, राइट, पैसे के बेसिस पे होती है। नाउ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, तो रेस को हम लोग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से जोड़ सकते हैं, राइट। इसके बाद इम्फेसाइजिंग न्यूमेरिकल डिफरेंशियल, यानी अगर नंबर के बेसिस पे डिफरेंसेस हैं तो इसको हम लोग माइनॉरिटीज से कनेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में सर्विस वर्कर बचे, वो हो जाएंगे फर्स्ट, यानी ऑर्गेनाइज्ड अराउंड डिलीवरिंग पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल टास्क। तो सी का फर्स्ट देखो किस में है, तो इसमें है, सी का फर्स्ट सब में ही है। देन डी का सेकेंड, सो इन दोनों में है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। रेस का थर्ड, यानी फर्स्ट का थर्ड, तो सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन है, ओके गाइस। तो इस तरीके से कीवर्ड बेस्ड आपको टिक करना है। जैसे रेस को देख के आपको पता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है रेस में, इवन दो रेस इज अ सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एज वेल, बट फिजिकल फीचर्स की ही बात होती है वहाँ पे, दैट इज द लॉजिक, ओके। Now, question number 26. There are two statements, assertion है, reason है, you have to choose the correct option. Assertion है कि industrialization leads to occupational mobility as it creates new opportunity structures because the growing industrial sector in India absorbs the surplus agricultural labors of rural area. What will be the correct answer? इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारा जो जॉब स्विच करना होता है वो आसान हो जाता है, हम ऑक्यूपेशन मोबिलिटी कर सकते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हमारे पास, बिकॉज ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया एब्सॉर्ब सरप्लस एग्रीकल्चर लेबर्स ऑफ रूरल एरिया, क्योंकि जो बढ़ता हुआ सेक्टर है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसमें एग्रीकल्चरल लेबर्स को ले लिया जाता है। तो इससे क्या जाहिर सी बात है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हो रही है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ओके। क्वेश्चन नंबर 27, इजी क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? इसमें से कौन सा है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का सही फीचर नहीं है? फैक्ट्रीज, अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन। सो वी ऑल नो कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है, तो सोशलाइजेशन से कोई भी मतलब नहीं है, ओके। Easy question. Now, question number 28 देखो, which of the following book is not authored by M.N. Srinivas? इसमें से कौन सी बुक है जो M.N. Srinivas की नहीं है? इंडियन विलेज, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, रिमेंबर्ड विलेज, या फिर कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एस्से? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इजी क्वेश्चन है, मैंने कुछ बुक्स अभी कल ही शेयर की थी टेलीग्राम पे, आई होप आप लोगों ने देखी होंगी। द करेक्ट आंसर इज ए। आया हुआ क्वेश्चन है ये ऑलरेडी गाइस। इंडियन विलेज जो बुक है ना वो एस.सी. दुबे की है, प्लीज रिमेंबर। M.N. श्रीनिवास की जो बुक है उसका नाम है इंडियाज विलेज। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में गाइस, एंड आपके में क्यों आएगा? क्योंकि आपके में रूरल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और रूरल सोसाइटी में M.N. श्रीनिवास के कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये सब बुक्स पढ़ते हैं, ओके ना। एक डाउट और था सब बच्चों में कि मैम संस्कृताइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सी बुक में है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में है या फिर जो कुर्ग वाली बुक है उसमें है? तो देखो सबसे पहले बात उन्होंने वो कुर्ग वाली बुक में की थी, बट उसको डेवलप इन्होंने सोशल चेंज में किया, तो अगर वो होगा ऑप्शन में तो वो टिक करेंगे, अगर वो नहीं होगा तो हम लोग बी वाले, ये वाला जो बुक है इसके साथ जाएंगे, ओके। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना ना। क्वेश्चन नंबर 29, Who among the following scholars had directली contributed towards theorizing urbanism? इसमें से आपको बताना है कौन सा थिंकर है जो अर्बैनिज्म पे जिसने काम किया है। डेविड हार्वे, डेल स्पेंडर, लुई वर्थ, क्या होगा इसका आंसर? इजी क्वेश्चन है, लुई वर्थ तो होगा ही, मैंने आपको पढ़ाया है, तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ प्लीज रिमेंबर गाइज, डेविड हार्वे ऑल्सो वर्कड ऑन अर्बैनिज्म, सो करेक्ट ऑप्शन इज 1 and 4, ओके, प्लीज रिमेंबर। एंड हार्वर्ड बेकर तो आपको पता ही है, लेबलिंग थ्योरी, राइट। क्वेश्चन नंबर 30, अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन।
कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं, कॉन्सेप्ट्स दिए हैं और आपको उनके डेफिनेशंस के साथ मैच करना है। इस तरह के क्वेश्चंस तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। सो कीवर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो यहाँ पे क्या होगा आंसर, अर्बन मूवमेंट, गेटेड कम्युनिटी, एथनिक इनक्लेव एंड मिडिल क्लास। नाउ आई डोंट रिमेंबर बट मैंने कहीं पर गेटेड कम्युनिटी पढ़ाया है। अच्छा, यहाँ पर सबसे इजी जो है ना वो है मिडिल क्लास। तो इसमें से तुम लोग देख सकते हो कौन सा होगा जो मिडिल क्लास के साथ जाएगा। द करेक्ट आंसर, जो लोग बी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। देखो, अर्बन मूवमेंट का हो जाएगा सेकेंड, सिटीजन्स अटेम्प्ट टू अचीव सम कंट्रोल ओवर देयर सोशल फैब्रिक। देन गेटेड कम्युनिटीज में हम लोग सेफ्टी की बात करते हैं, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। देन एथनिक इनक्लेव टॉक्स अबाउट कल्चरल आइडेंटिटी एंड मिडिल क्लास का हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है, प्लीज रिमेंबर ना। क्वेश्चन नंबर 31, the Tebaga movement took place in Bengal demanding share of total produce for the sharecroppers amounting to what? Now देखो, सोशल मूवमेंट से अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, सो इट इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट अगर देखना है तो आई वुड रियली सजेस्ट कि किसी भी एजुकेटर ने अगर पढ़ाया हो तो यूट्यूब पे उनका मैराथन देख लो जहाँ पर उन्होंने सोशल मूवमेंट पढ़ाया हो, ठीक है। तो एग्जाम से पहले एक आइडिया हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इनडेप्थ आपको नहीं देखना है क्योंकि एग्जाम में इतना इनडेप्थ आएगा नहीं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट देखो जो मूवमेंट्स है वो मैंने ऐड किए हैं क्वेश्चंस के थ्रू इग्नू सीरीज में, तो वो सब तुम लोग देख सकते हो, राइट। नाउ क्या होगा इसका आंसर, तेभागा मूवमेंट में तेभागा की बात हो रही होती है, यानी 1/3, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज ए, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, अगेन सम बुक्स एंड सम ऑथर्स, इजी क्वेश्चन। तो जो इजी बुक है सबसे पहले देखो, अगर वो मैच करो तो लेवी स्ट्रॉस की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, राइट। सो सी का फर्स्ट हो जाएगा, एक ही में है सी का फर्स्ट, सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके। सो बाकी के सारे मैच कर लेते हैं। नाउ डी.एच. मॉर्गन की बुक है सोशल थ्योरी एंड द फैमिली। देन इवांस प्रिचार्ड की जो बुक है वो है किनशिप, मैरिज अमंग न्यूअर। प्लीज रिमेंबर ही टॉक्स अबाउट स्टेटलेस सोसाइटी, ओके। ये भी आता है स्टेटलेस सोसाइटी, या आई थिंक कुछ और टर्म भी था, बट स्टेटलेस सोसाइटी का तो याद रखना। नाउ लास्टली एच.एस. मेन की जो बुक है दैट इज थर्ड, विलेज कम्युनिटीज इन ईस्ट एंड वेस्ट, ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, हु among the following said that culture is man made part of environment? किसने कहा था कि कल्चर जो है वो मैन मेड पार्ट है एनवायरमेंट का? एमाइल दरखाइम, रॉबर्ट ब्राउन, हर्स्कोविट्स या फिर ई.बी. टाइलर? द करेक्ट आंसर इज सी, प्लीज रिमेंबर इट इज हर्स्कोविट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Now, क्वेश्चन नंबर 34, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स और लीडर्स हैं एंड आपको उसको मैच करना है, ठीक है। बिश्नोई मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, अपिको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन। सो नर्मदा बचाओ आंदोलन तो बहुत फेमस है, इट इज़ मेधा पटकर, राइट। एंड चिपको मूवमेंट ऑल्सो वेरी फेमस, सुंदरलाल बहुगुणा। सो बी का फर्स्ट अगर आपको पता है तो ये देखो, एंड डी का थर्ड तो इसमें भी है, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे, अब दो ऑप्शंस बचे हैं, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर बिश्नोई मूवमेंट अमृता देवी एंड अपिको मूवमेंट का ये है पांडुरंग, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट का फोर्थ, बी इज योर करेक्ट आंसर, ओके। Now, question number 35. Which of the following statement correctly describes the difference between closed and open system of stratification? Open and closed you can say. तो इसमें से कौन सा सही होगा? देखो, closed system allow movement between social levels. Closed system like caste and slavery restrict movement, while open system allows achievement based mobility. Both closed and open system allow for movement and interaction, या फिर closed systems based on achievement. So easy है, the correct answer is B. Closed systems में जो movement है वो restrict होता है, जबकि open systems में क्या होता है कि allow होता है। जैसे कि हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो closed system में हम लोग mostly caste को रखते हैं, ठीक है, और ओपन सिस्टम में हम लोग क्लास को रखते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कल्चरल इंपीरियलिज्म? ना, कल्चरल इंपीरियलिज्म होता क्या है ये भी आप में से किसी स्टूडेंट को मुझे बताना है, ठीक है। कोई एक स्टूडेंट या तो उसे टेलीग्राम पे शेयर कर देना या फिर चैट में कमेंट में कहीं पर भी मुझे बताना कि कल्चरल इंपीरियलिज्म से आप क्या समझते हैं। द करेक्ट आंसर इज सी, एडवर्ड सेड की बुक है ये, या फिर एडवर्ड साइड जिनको हम कहते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर, बट नॉट फॉर यू। ये
थिंकर जो है सिर्फ इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नहीं, क्योंकि नेट में आता है इनसे क्वेश्चन. ओके. Now, question number 37. Society that extensively collects information to monitor and control the activities of the individuals and groups is described by sociologists as what? Information society, controlled society, closed society या फिर surveillance society? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? The correct answer is A. Please remember. सोसाइटी जहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है टू मॉनिटर एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़. ठीक है, इंफॉर्मेशन इज द कीवर्ड हियर, उसको हम लोग इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहते हैं. ओके, प्लीज रिमेंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 38. मैकडोनलाइजेशन, जो मैंने अभी आपको बताया था, यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज ऑफ मैकडोनल्ड, प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ कार्टून्स ऑफ डोनाल्ड डक, स्प्रेड ऑफ न्यू मीन्स ऑफ कंजम्पशन अक्रॉस द वर्ल्ड, या फिर डिफ्यूजन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. सो द करेक्ट आंसर इज ए. इसमें क्या होता है मैकडोनलाइजेशन में कि जो आइडिया है मैकडी का, जो एफिशिएंसी हमें वहाँ पे देखने को मिलती है, परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें हम यूनिवर्सली अप्लाई करते हैं सोसाइटी में. ठीक है, तो एक तरह का यू कैन से मैकडी कल्चर है. ओके, एंड रिट्जर इस बारे में बात करते हैं, राइट? Very important in your modernization topic. Okay. Now, question number 39. Caste and economic frontier, society in India, social stratification, inequality of social change. Important books हैं देखो सारी, क्योंकि stratification है, caste है, then inequality है, ये सब एग्जाम में आता है. ठीक है. The correct answer is B. तो मैच कर लेते हैं. कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, FG बेले. सोसाइटी इन इंडिया ऑलरेडी आ चुकी है, मेंडलबॉम. Social Stratification and Social Change is a book by Yogendra Singh, and Inequality and Social Change is a book by Andre Bete. Okay, please remember. Now, question number 40 and last question of today's class. Who among the following scholar has edited the work Village India? Village India किसकी बुक है? अभी मैंने आपको दो बुक्स बताई हैं, Indian Village and India's Village. Now, B.S. Cohn, M.N. Srinivas, S.C. Dubey, Mackim Marriott. The correct answer is द करेक्ट आंसर इज डी. प्लीज़ रिमेंबर. सो बाकी जो टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया था, प्लीज़ उसको भी ध्यान रखना, एग्जाम में इन सब चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आई होप यू लाइक टुडेज क्लास. आज का क्लास काफ़ी लेट अपलोड हो रहा है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कल हम लोग यूनिट 5 जो करेंगे उसमें हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस करें, बिकॉज यूनिट 5 जहाँ पर सोशल रिसर्च है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकेंगे हम लोग वहाँ पे करेंगे. नाउ एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि उस क्लास में शायद हिंदी में मैं क्वेश्चंस ऐड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ना हिंदी में क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन मुझे ट्रांसलेट करना पड़ता है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, उससे बेटर है कि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस लाऊंगी एंड फिर मैं PDF अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग उसको गूगल ट्रांसलेट से खुद ट्रांसलेट कर सकते हो, माय हिंदी स्टूडेंट्स. ओके. ना इफ़ यू आर अ सोशोलॉजी स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. देखो हिंदी इंग्लिश का कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझाती बोथ लैंग्वेज में हूँ, और अगर चाहिए होता है तो मैं हिंदी क्वेश्चंस भी ट्रांसलेट करके नोट्स भी ऐड करती हूँ. ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना इफ़ यू आर अ सोशोलॉजी स्टूडेंट. एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है फॉर PDFs. और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, कुछ भी है, यहाँ पर मुझसे बात कर सकते हो. इसके अलावा सोशोलॉजी क्लास का एक ऐप भी है जो तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो. तो कल मिलते हैं यूनिट 5 के साथ. सो अच्छे से पढ़ो, थोड़ा ही टाइम बचा है एग्ज़ाम के लिए, और अपने रेस्ट को भी प्रायोरिटाइज़ करो. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम वाले दिन ही तबीयत ख़राब कर ली. ठीक है, सो टेक केयर एंड स्टडी वेल. बाय बाय, कीप लर्निंग.